अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप सबका टाइम कैसा गुजर रहा है? खैर वाफियत से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, ज़रूर बताइएगा हमें। और स्पेशली घरों में बैठना, क्योंकि अब तो एक्सटेंड हो चुका है और सबने यही कहा है कि जनाब अब थोड़ा और प्रोलॉन्ग्ड होगा ये पीरियड। देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। आई एम वेटिंग कि कौन कौन हमें देखना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर जो है मज़ीद आगे बात करते हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं और वो क्या बात करेंगी, किस हवाले से हम बात करेंगे, ये मैंने मेंशन किया हुआ है टाइटल में। तो वो टाइटल आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कोई बात अगर आपको लगती है कि हाँ आप शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कर सकते हैं इस सेशन में। क्वेश्चन आंसर सेशन भी है आज, आप लोग उस हवाले से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं हमारे गेस्ट से। मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। साथ साथ हमारा जनाब एक पेज है डीजे महविश मुख्तार के नाम से, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का। आप यूट्यूब पे जाइए और डीजे महविश मुख्तार का जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमने प्लान किए हैं कुछ और सेशंस भी, और हम चाहते हैं कि उन सेशंस में भी आपकी मौजूदगी हो। आप लोगों की जितनी सब्सक्रिप्शन होगी उतना मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप लोगों तक रीच जो है वो इस सेशंस की ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जनाब कौन कौन है हमारे साथ? ओके, ठीक है। कमेंट्स हमें आ रहे हैं। कमेंट्स में शबीर अवान, आपने कहा कि वेलकम टू यू, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने कहा कि यू आर फाइन एंड वाई नॉट। यस, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम किस हवाले से बात करेंगे उनको पहले लाइव लेते हैं, फिर जो है बातचीत थोड़ी सी शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम, हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का बिल्कुल ठीक शुक्र है। ठाक। आप कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं और हाँ, क्या चल रहा है? ठीक हूँ। बस इस टाइम पे उनको जरा कीप करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इस टाइम सो के उठ के। ओह, सही। बस तो इसलिए मतलब अभी भी कुछ सॉल्यूशन निकला या कुछ करना पड़ा है? ये नहीं, सोल्यूशन निकल गया। निकल गया। अच्छा, आप कहती होती ना मेरे बच्चे मुझसे फिर भी डरते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे मुझसे डरते भी हैं और उनको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल भी है। मतलब आप तो देख चुकी है कि डर भी रहे होते हैं लेकिन सुनते हैं और नहीं भी हम्म, सुन रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स। हम्म, अच्छा, ये बताएं, खाना वगैरह खा लिया है या फिर अभी आपने कुछ हाँ करना जी, हाँ है? जी, मतलब आप आई एम फ्री हो डन। चुकी हैं, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ले सकती हूँ। डन। सही है। अच्छा, सुमन, लास्ट जो सेशन था उसमें आपको भी फीडबैक मिला होगा और मुझे भी फीडबैक मिला। तो ओवरऑल जो आपकी तरफ से रिस्पांस था उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया कि हाँ, मतलब लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम मुख्तलिफ फिजियोथेरेपी के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिहाज से सेशंस, जब तक आप फारिग हैं, जब तक आप, मैं आज यही सोच रही थी, मैंने कहा सुमन इज़ लाइक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, 9 बजे तक शी इज़ वेरी बिजी ना। तो मेरे पास यही टाइम है कि मैं ग्रैब कर लूँ और सुमन से जितनी हमने नॉलेज ले ली है, जितनी हम बातें करनी है, हम अभी कर लें। बाद में पता नहीं सुमन हमें टाइम देगी कि नहीं देगी। अच्छा, जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको हम बताते चलें, सुमन जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। अलोंग विद दिस बहुत स्वीट पर्सन हैं, बच्चों से इतनी इंतहा से मोहब्बत करती हैं कि अगर इनको आप पर्सनली मिले ना तो फिर मैं देख रही हूँ सुमन के फेस पे स्माइल आ रही है, जा रही है। बहुत कुछ कहने का दिल कर रहा है मेरा आज, लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी बाकी सेशंस के लिए भी, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे। सो एज सच एक फिजियोथेरेपिस्ट उस वक्त सक्सेसफुल होता है, आई बिलीव, कि जब वो एम्पैथी का एस्पेक्ट भी रखता हो, उसके अंदर केयर भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, सिचुएशन को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए वो बच्चों को हैंडल कर सके। देखिए, बड़ों की जो फिजियोथेरेपी है सुमन, मेरे ख्याल में वो बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चों की फिजियोथेरेपी है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत उनमें मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना उनके लिए
बहुत मुश्किल होता है जब स्टबन हो जाते हैं, और स्पेशली जो हमारे स्पेशल नीड्स किड हैं, वो तो दे आर लाइक, उनको हैंडल नॉर्मल लाइफ में भी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक इज़ डिसाइडेड बाय सुमन, सो द क्रेडिट गोज टू सुमन। सुमन कह रही थी कि हम रूटीन की बातें करते हैं कि फिजियोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बट वी नेवर टॉक अबाउट द न्यू टेक्निक्स और जो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा बेहतर बनाने में और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए। तो सुमन, शुरू करें फिर, इजाज़त है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जनाब। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी डिजीजेस हैं बेसिकली एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जिसके ज़रिए, मतलब या जिनके लिए आपको डील करना पड़ता है, मतलब विच आर द बेसिक डिजीजेस विच वी हैव टू डील राइट नाउ? अच्छा, हमारे पास जो अभी प्रेजेंट मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं, दे आर ज़्यादातर सेरेब्रल पाल्सी के आ रहे हैं। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन करूंगी, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको सारी डिजीजेस का बता देती हूँ इन डिफरेंट चंक्स के। सेरेब्रल पाल्सी के सिंड्रोम के आते हैं, हाइड्रोसेफलस एंड एकॉन्ड्रोप्लेजिया के आते हैं, क्लब फुट के आते हैं जिनके इन्वर्टेड फुट होते हैं बाय बर्थ, स्पाइना बिफिडा के आते हैं, मेनिंजो माइलोमेनिंजोसील के ज्यादा आते हैं जिनकी ऑपरेट के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए। डेवलपमेंटल डिलेज एंड जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के बच्चे आते हैं, गेट प्रॉब्लम्स के आते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इश्यूज के साथ आते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उन बच्चों का यूजुअली ये होता है कि एनर्जी लेवल जो है वो इतना बनता ही नहीं है कि वो एक पोजीशन को मेंटेन कर सके, तो उनकी हमने एंड्योरेंस बिल्डअप करनी होती है। इसके अलावा कुछ हमारे पास आती हैं कुछ रेयर जेनेटिक डिजीजेज हैं जिसके अंदर CHD आ जाता है, ठीक है, एओर्टिक वॉल्व एट्रेजिया आ जाता है। इसके अलावा मतलब बॉयज को होती है। सो ये जो भी मुझे याद है, जो जिनके बच्चे मेरे पास आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सेरेब्रल पाल्सी से कि व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। इट इज बेसिकली ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर राइट। सुमन, आपकी आवाज़ कट रही है आज। सॉरी, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कटी है। मुझे लग रहा है वो सेशन इन आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है दोबारा एक दफ़ा। हाँ, अब बताएंगे सुमन प्लीज़। हाँ, मैं आपको सेरेब्रल पाल्सी का बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी। सो बेसिकली इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जिसके जो नॉन प्रोग्रेसिव होता है और नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी होती है जिसके अंदर बेसिकली मोटर एंड मस्कुलर, जो प्राइमरली मस्कुलर इश्यूज को जो है और उसकी कोऑर्डिनेशन को डिले कर देता है। इसकी वजूहात कुछ होती हैं पैदाइश से पहले, कुछ के दौरान और कुछ पैदाइश के बाद, जिसके अंदर से पहले जो है कोई अगर इन्फेक्शंस हो जाएं या लाइक प्रीनेटल कॉजेज आ जाएं, रुबेला या लाइक डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पेरीनेटल के अंदर जो है वो आ जाता है कि आपको हाइपोक्सिया हो गया ड्यूरिंग द बर्थ, कोई इंजरी हो गई है या डिलेड लेबर हो गई है। पोस्ट नेटल के अंदर आ जाता है जी कि आपके बर्थ तो ठीक हुई थी लेकिन आफ्टर बर्थ 2 इयर्स के बाद बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, फॉल हो गया और वो सेरेब्रल डैमेज हो गया, तो इसकी वजह से वो कनेक्शंस जो हैं वो डैमेज होते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी को एक्सप्लेन करने के डिफरेंट तरीके हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी। हम डिफाइन कर सकते हैं मसल टोन के लिहाज से, डिफाइन कर सकते हैं कि ईदर द मसल टोन इज इंक्रीज और डिक्रीज। टोपोग्राफिकल के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, इधर वन लिम, बाजू और लाइक अपर लिम और लोअर लिम इन्वॉल्व है, 4 लिम्स इन्वॉल्व है तो क्वाड्रिप्लेजिक है, 1/2 लिम्स है तो हेमिप्लेजिक है, diplegic है तो the lower limb is involved. So it is all because of the damage that has been done during, after and before the birth. So this is what cerebral palsy is. इसके अलावा इंजरी बड़ी मैटर करती है क्योंकि जब एक बच्चा
पैदा होता है तो हम सबसे पहले तो उसकी इंजरी का लाइक हमने देखना होता है ना कि लेवल कौन से लेवल पे इंजरी हुई हुई है। तो इधर वो हमारे पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया होता है, सेरेब्रल डिसजेनेसिस हो या हाइपोक्सिया हो या एजेनेसिस ऑफ cerebral cortex हो। तो these are the causes and methods to define or categorize cerebral palsy। अच्छा, इसके मैं अलावा यहाँ डाउन पे हाँ, मैं मेंशन थोड़ा-सा ये करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है स्पेशली इन पाकिस्तान। मतलब जितना भी आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, आपको ये पता चलता है कि सीपी मतलब जो है सेरेब्रल पाल्सी जो है वो बेसिकली ये इनहेरिटेड होता है या बिफोर बर्थ होता है या एट द टाइम ऑफ बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है। बट एज़ यू मेंशन्ड कि वो मतलब आफ्टर दैट भी हो सकता है अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट ऐसा हो जाता है। तो आम अल्फाज में सुमन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि मतलब दिस इज बेसिकली इंसल्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन को जो डैमेज होता है वो कहीं ना कहीं वो इंसल्ट फील करता है एंड इट स्टॉप दैट काइंड ऑफ अ वर्क जो कि वो रूटीन में कर रहा होता है। तो वो आम इंसानों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है मतलब हमारे लिए ये ना टर्मिनोलॉजीज ऐसे 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 करके गिर रही होती है, हम साथ में गूगल कर रहे होते हैं। तो अच्छा, आप डाउन सिंड्रोम का कह रही थी, तो व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम? हम किस तरह लोगों को समझा सकते हैं कि उसमें क्या है एंड फिजियोथेरेपी का उसमें क्या रोल है? होता ये है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, तो क्रोमोसोम 21 जो है वो 2 की बजाय 3 टाइम्स जो है वो डिवाइड हो जाता है। हर क्रोमोसोम ने डबल ट्वाइस होना, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसको ट्राइसमी भी कहते हैं डाउन सिंड्रोम को। तो इसके अंदर यूजुअली बच्चे आते हैं हमारे पास, इनकी टोन जो होती है बाय बर्थ यार फ्लॉपी, जरा लो टोन होते हैं, इसलिए इनके स्पीच की भी जरा स्लर्ड स्पीच होती है और इनके हार्ट इश्यूज भी साथ होते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज भी होते हैं। तो हम इनके डिलेज पे ये बच्चे चल जाते हैं, ठीक है, मतलब वॉक कर लेते हैं, डेवलपमेंट वाइज ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बट इट टेक्स थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम। इनके हम डिलेज पे काम करते हैं आपके लिए और स्पीच पे ठीक है, ठीक है। along with the behavior issues sometimes। सही। अच्छा, इन सब से ऑटिज्म तो बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है फिर। मतलब लाइक ऑटिज्म इज समथिंग रियली डिफरेंट और बिल्कुल उसमें कंडीशंस आर आल्सो डिफरेंट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हर ऑटिस्टिक चाइल्ड विल हैव द सेम काइंड ऑफ अ थिंग जो कि दूसरे ऑटिस्टिक चाइल्ड में है ना। ऑटिस्टिक चाइल्ड बेसिकली मतलब मैंने जितने भी देखे हैं, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है। तो उसमें किस सेवन तरह मतलब फिजियो। और हाँ, डिलेड के हर बच्चा ही डिफरेंट है दूसरे बच्चे से। मतलब समझने की बात ये है कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, बहुत से डॉक्टर्स मुझे ऐसे मिले हैं जो कि मतलब सीपी को अगर लेंगे तो सीपी की तरह ही लेंगे, ऑटिस्टिक चाइल्ड को लेंगे तो उसको फिर ऑटिस्टिक की तरह ही लेंगे। बट व्हाट आई फील जो कि लैक कर रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में वो ये है कि हम बच्चों को टैग करने से ज्यादा उनकी कंडीशन को देखते हुए उनकी कहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है, कहाँ पे हम उनको थोड़ा सा एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ये काम भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लैग बिल्कुल कर रहा होता है। तो मतलब इस सेशन के थ्रू हम दोनों का मैसेज भी यही है कि मतलब एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, उसकी कंडीशन भी डिफरेंट होती है और सिर्फ टैग करने से उसकी टोटली वही कंडीशन नहीं हो जाती है जो कि उस डिजीज की है। मतलब सीपी में भी ये कहा जाता है कि मतलब सीपी में भी चाइल्ड रिमेम्बर नहीं कर पाता, उसकी जो है ज्यादा अरसे तक मतलब मेमोरी उस तरह से नहीं रह पाती है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना उसके लिए मुश्किल होता है, उसको यूज टू बनाना पड़ता है। मतलब उसकी मैनुअल सारी मेमोरी तो डिलीट हो चुकी होती है, तो वो उसको जो है मतलब डिफॉल्ट मेमोरी सॉरी, तो उसको जो है मैनुअली आपको फीड करना है। तो इसी जी तरह जी बिल्कुल। ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है वो कुछ ऐसे हैं जो उस एस्पेक्ट में रेपिटेशन की तरफ भी आते हैं, कुछ में रेपिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ उनमें एक एग्रेसिव सा एटीट्यूड नजर आता है। तो हर कंडीशन डिफरेंट है। सॉरी सुमन। अच्छा, इस हवाले से ये जो सारे बच्चे हैं इनके लिए व्हाट आर द कन्वेंशनल थेरेपीज राइट नाउ इन पाकिस्तान? फिजियोथेरेपीज जितनी भी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज जितनी भी हैं, हम्म। व्हाट काइंड ऑफ थेरेपीज आर अवेलेबल इन पाकिस्तान? पहले की जो आपने बात की है, मैं कहूँगी कि rather than tracking kids with इधर ASD है, SPD है या ADHD है,
हमें ये कहना चाहिए कि we can say that this child with this particular pattern of behavior and sensory feature will respond best to this type of therapy approach. ठीक है, हम्म rather than हम चीज को, क्योंकि यही सेंसरी एसपीडीज और ऑटिज्म के जो फीचर्स हैं वो किसी के बच्चों में भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब ऑटिज्म के बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, बहुत स्लाइट डिले होते हैं, लेकिन दे कैन वॉक, दे कैन जंप, हर चीज कर सकते हैं, बट उनके सोशल इंटरेक्शन के साथ इंटरेक्शन जो है वो जरा प्रॉब्लम करता है, या बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ऑटिज्म तो जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादातर ये सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरेक्शन में उनको इश्यूज आते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, रेपिटेशन कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, इनके डिफरेंट स्केल्स होते हैं, डिफरेंट वो टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं कि इधर द किड इज एएसडी और एसपीडी। ठीक है, एसपीडी का मैं आपको बताऊं कि सेंसरी इश्यूज हर किसी को होते हैं, ठीक है, सेंसरी इंटेलिजेंस डिसऑर्डर का मतलब ही ये है कि सेंसिटिविटी विद द सेंस, ठीक राइट है, तो सेंस जो है वो यहाँ ज्यादा हो सकती है, ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है, या अंडर रिएक्टिविटी हो सकती है। बहुत से मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि एसपीडी या एएसडी होते हैं, यूजुअली यही कॉन्सेप्ट है, दे आर हाइपर, समटाइम्स दे आर नॉट हाइपर, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे जो होते बिल्कुल हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनकी विजुअल सेंसरी इश्यूज के अंदर ये आ जाता है कि डिफरेंट पुअर विजुअल ट्रैकिंग होती है, जो साइड गेज होती है वो इंक्रीज होती है, पुअर बैलेंस इश्यूज आ जाते हैं, लिसनिंग टू लाउड लाउड साउंड्स होते हैं, प्रॉब्लम्स विद द सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है, कि सीक्वेंसिंग में उनको इश्यूज होता है, सेल्फ इंजोरियस होते हैं समटाइम्स, एंड या तो सतत मैसेजेस वो हो रहे हैं क्योंकि कमेंट्स जो है वो रेलेवेंट टू द टॉपिक आ रहे थे तो हमें सेंसरी और ऑटिस्टिक बच्चों को सेंसरी डाइट देनी होती है। सेंसरी डाइट क्या है और कौन कौन सी सेंसेस में उनकी लाइक डिमिनिश होती हैं, या इधर एग्जैजरेटेड होती हैं इधर डिमिनिश होती हैं, तो हमने ये हर बच्चे का देखना होता है कि कौन सी सेंस पे काम करना है। सेंसेस जो है हमें तो 5 सेंसेस नॉर्मल का पता है कि ऑल्फैक्शन है, टेस्ट है, टच है, इन सब सेंसेस को हमने ये असेस करना होता है कि ये ज्यादा है या कम है, उस लिहाज से उनको ये सेंसेस प्रोवाइड करनी होती हैं। तो अगर जिसके अंदर सेंसेस जो है वो आ जाती हैं, वेस्टिबुलर है, प्रोप्रियोसेप्टिव है, टैक्टाइल है, सोमेटोसेंसरी है, तो हम सेंसरी इश्यूज के बच्चों को कहते हैं ज्यादातर कि आप ब्रशिंग किया करें, या डिफरेंट क्लॉथिंग से आप अपने बच्चे को रब किया करें, पैरेलल रबिंग एंड सर्कुलर ऑन द जॉइंट्स, वो पैटर्न जैसे मैंने आपको भी बताया हुआ है रोहान को, बिकॉज इससे ये होता है कि सेंसरी कनेक्टिविटी जो है वो बेटर होती है, और जितने भी जो सेंसेस हैं इनको स्वॉलोइंग का बड़ा इशू होता है, च्यूइंग का इशू होता है, वो भी क्या कहते हैं उसके लिए हम जो डिफरेंट ब्रशेस, वाइब्रेशन वाले ब्रशेस वो यूज करें ताकि टीथ के और गम्स के जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो मिले, और जिसकी वजह से वो च्यूइंग नहीं करते, वो च्यूइंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो बच्चों में देखे जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेंसरी ऑटिज्म एंड एडीएचडी, बट जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो बड़ा वाजे तौर पे ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर भी सेंसरी थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, सो वी कांट से कि प्योरली ये ऑटिस्टिक है या प्योरली ये सीपी है या प्योरली सेंसिटिव सेंसरी इश्यूज हैं। तो हमने उस लिहाज से चीजों को लेके चलना होता है और प्लान करना होता है। वी हैव सेंसरी यूनिट्स एज वेल, जिसके अंदर स्पाइडर थेरेपी यूनिट है, वो स्पेशली सेंसरी यूनिट है जिसके थ्रू हम प्रोप्रियोसेप्शन देते हैं, वेस्टिबुलर देते हैं, टैक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्शन देते हैं। तो ये 4 सेंसेस जब बच्चों को हम डिलीवर कर देते हैं तो उसके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा लाइक पुअर विजुअल पुअर वेस्टिबुलर ट्रैकिंग है, या मतलब वेस्टिबुलर सेंस नहीं है, वो बच्चा बार बार गिर रहा है, तो वो भी उस यूनिट से मिल जाता है। वो सारी चीजें आ जाओ, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो वो थोड़ा बिहेवियर वाइज स्लो डाउन हो जाता है, एंड सोशल इंटरेक्शन जो है वो जरा, क्योंकि जब किसी चीज की कमी होती है वो पूरा कर दें तो वो जो नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं वो आने लग जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो हम उन कनेक्शंस पे काम करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सुमन, आई फील के सम मदर्स जो हैं वो एक क्वेश्चन हमेशा करती हैं कि हमें किस लेवल पे और कहाँ पे जाके मतलब पता चलेगा कि हम हमारे बच्चे में कोई चीज़ ऐसी है जो कि नॉर्मल जो मतलब ग्रोथ है उससे हटके है,
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चले मुझे पता इसलिए चल गया क्योंकि माय चाइल्ड वाज सीएचडी एंड ही वाज ऑलरेडी गोइंग फ्रॉम ऑल दोस प्रोसीजर्स ना, तो उसमें उसके टेस्ट भी हो रहे हैं, उसको हम एनालाइज भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उसका इंडिकेशन आ रहा था वो हेड होल्डिंग नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो हमें क्लियर हो गया था कि देयर इज अ डेवलपमेंटल डिले। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनके बच्चे आर मतलब लाइक नॉर्मल, जैसे 1 साल का बच्चा होगा, 8 माह का बच्चा होगा, बट थिंग्स आर वेरी डिलेड। तो क्या ये डिले ही सिर्फ एक मतलब पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम जज कर सकते हैं कि हाँ जी, ये जो है बच्चा उसको मतलब कोई कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, या उसको कोई जो है मतलब असिस्टेंस चाहिए है? कुछ मतलब आपके पास जो बच्चे आते हैं, उनका किस तरह जज होता है कि ये क्या है, अगर वो डायग्नोस्ड नहीं है? मतलब कुछ माएँ तो ऐसी क्यूरियस भी होती है ना, कि जिनको लगता है कि हाँ, बच्चा नहीं चल रहा या बोल नहीं रहा, तो वो उठा के लेकर आती हैं कि हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पहला बच्चा जो था वो इस एज में बोलना शुरू हो गया था, या इस एज में चलना शुरू हो गया था, उनको तो मालूम होता है। तो मतलब क्या आपके लिहाज से क्या ऐसे हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे में कहीं ना कहीं डिले आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिल रही है? सारी चीजें होती हैं, देखिए every word आपका स्कोर के 10 पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने कंप्लीट करना। अगर स्कोर ही 5 और 4 और 3 आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। ठीक है, मैं एबगार स्कोर का थोड़ा सा बताती चलूँ कि एबगार इज लाइक ए इज फॉर एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्कुलर एक्टिविटी देखनी होती है, इधर फ्लॉपी है, टाइट है, फ्लेक्स रख रहा है। पी इज फॉर पल्स, उसका पल्स रेट देखना होता है। जी इज फॉर ग्रीमेस रिफ्लेक्स, जिसके अंदर वो ग्रास्प रिफ्लेक्स आ जाता है, बेबिंस्कीज आ जाता है, क्या कहते हैं, रूटिंग एंड मोरो रिफ्लेक्स आ जाता है। ए इज फॉर अपीयरेंस है, अपीयरेंस किस तरह की है बच्चे की, इधर वो साइनोटिक है, पिंक है, येलो है, पेल है। आर इज फॉर रेस्पिरेशन रेट। ये सब चीजों के हर पॉइंट के 2 मार्क्स हैं, लाइक ठीक है, तो टोटली आर द 10 पॉइंट्स। तो ये 10 पॉइंट्स अगर कहीं पे भी लैग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के अंदर क्राई भी आ जाता है, अगर बच्चा का एक भी पॉइंट कम हो रहा है तो वो डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को उस जो आपका वो जो पेपर होता है उसके ऊपर लिखा होता है, और आपका पीडियाट्रिशियन आपको हिंट दे देता है। तो वो एबगार स्कोर सबसे पहली चीज है। अगर वो लो है तो आप अपने बच्चे पे ज्यादा फोकस करें और आप उसको जरा क्लोजली मॉनिटर करें। जब वो हॉस्पिटल से जब बच्चा घर जाता है तो उसके सबसे पहले फीडिंग का और सकिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। ठीक है, दीज आर द अर्ली साइंस जो कि हमें देखने चाहिए। ठीक है, फीडिंग और स्वॉलिंग में साइन जिससे मदर को क्लिक हो जाना चाहिए। उसके बात आती है, यहाँ रोलिंग की बात आती है, उसमें 3 मंथ्स गुजर जाते हैं, 4 मंथ्स गुजर जाते हैं, तो जब वो डिले आता है तब भी पेरेंट्स थोड़े से कंसर्न होते हैं। लेकिन आप फिर भी 6 to 7 मंथ्स वेट करती हैं मदर्स, ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद जब सिटिंग नहीं आती और वो घर में दूसरे बच्चों को देखती हैं कि पहले बच्चे ने तो इस मंथ में सिटिंग कर ली थी, फिर अब इस बच्चे ने तो अभी तक नहीं की, तो जब सिटिंग अचीव नहीं होती इन 9 मंथ्स, तो फिर वो आती हैं, रश करते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, फिर उनके एमआरआईज होते हैं। एमआरआई जो है वो एनसीटी स्कैन्स बड़ा हमें हेल्प आउट करते हैं टू डायग्नोज थिंग्स, और अर्ली डायग्नोसिस के अंदर, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि सीपी के अंदर और जो ब्रेन इंजरी होती है वो सीटी स्कैन और एमआरआई के अंदर जल्दी जो है वो हमें विजिबल हो जाती है, जिसके अंदर हमें पता लग जाता है इधर द किड इज अंदर सेबल कॉर्टेक्स के अंदर लीकोमलेशिया चल रहा है, कोई एजेनेसिस चल रहा है, एट्रोफी हो रही है, कैल्सिफिकेशन हो रही है, डीमाइलिनेशन है, वो सब चीजें हमें पता लग जाती हैं। ठीक है, तो या थोड़ी सी बंद हो रही है, दोनों सेशंस जब साथ चल रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में नेट का इशू चल रहा है, पता नहीं आपकी तरफ से या मेरी तरफ से, तो वो जो है थोड़ी सी होती है, इसलिए मैं जो हूँ एक स्क्रीन आउट कर देती हूँ जब दूसरा बोल रहा होता है। अच्छा सुमन, मैं ये सोच रही थी कि मतलब आपने अभी बताया सीटी स्कैन और एमआरआई,
इसके अलावा भी तो एक दो टेस्ट हैं, जैसे मतलब बच्चे के पैदा होने पे ही अगर आपने कोई सर्जरी करानी हो तो डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं, फिश ऑफ जॉर्ज मेरे ख्याल में एक टेस्ट है, उसका नाम है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, वो भी करवा सकते हैं। मतलब क्योंकि इन्फेंट्स में एज सच सिटी स्कैन एंड एमआरआई इज बिट डिफिकल्ट ना, और स्पेशली पाकिस्तान में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कर रहे होते हैं, हर क्लिनिक या हर हॉस्पिटल के पास इन्फेंट को स्पेशली करने की उस तरह से ना फैसिलिटी है ना मतलब एक्सपर्टीज है। तो इसके ऑल्टरनेट में ईईजी कराई जा सकती है। ईईजी भी कराई जाती है, मस्कुलर टेस्टिंग है, मैनुअल मसल सॉरी मैनुअल कह रही हूँ, ईएमजी है, इलेक्ट्रिकल मसल टेस्टिंग है, वो कराई जा सकती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड होता है राइट, पैदा हाँ। होने के फौरन करा सकते हो। तो वो कुछ चीजें वाकई 6 मंथ्स तक वो विजिबल ही नहीं होती हैं। आप सही कह रही हैं कि वो जो गोल्ड टेस्ट हैं वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं चीजें विजिबल करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और ये जो एपगार स्कोर है, आप सारे टेस्ट साइट पे करें जो क्लिनिकली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो होल्ड नहीं कर रहा, और वो एपगार स्कोर उसका लो है, तो वो हमें हिंट दे देता है, प्री डायग्नोसिस इसी को तो कहते हैं। सही। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, रोहान जब छोटा था, ही वाज 7 days ओल्ड जब मैं उसको नर्सरी से वापस लेकर आई थी, और हर तरफ से मुझे इनकार हो गया था कि नहीं, मतलब आप इसको नहीं बचा पाएंगी। तो सबने मुझे कहा था इसको नमूनिया नहीं होना चाहिए या इसको किसी भी किस्म का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर होता है या फीवर होता है तो वो इसके लिए बिल्कुल ही नेगेटिव उसमें चला जाएगा। तो यूजुअली जो 7 दिन के बच्चे मैंने देखे हैं वो कभी भी मतलब रोल करके अपने आप को टर्न करने की कोशिश नहीं करते थे। तो मतलब ये जहां से वेट होता था उस जगह से खुद को हटाने की कोशिश करता था। तो अच्छा। मतलब एक सेंस बच्चे में मेरे ख्याल में अल्लाह ने डाली होती है कि ये चीज इस तरह है। तो वो बिल्कुल मैं बिल्कुल। फील करती हूँ कि कुछ चीजें होती हैं कि हमने सोचा होता ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, बच्चे तो ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये बात भी है ना कि हम थेरेपीज करवाते हुए इसलिए भी डरते हैं कि हम पता नहीं थेरेपी कराएंगे कितना टाइम लगेगा, ट्रीटमेंट कितना अरसा चलेगी, ये सही होगा या नहीं होगा। और बहुत से पेरेंट ऐसे हैं जो कि मतलब थेरेपीज में एक जगह पे आके हार मान लेते हैं कि मतलब नहीं कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा या ये नहीं है तो हमें थेरेपीज रोक देनी चाहिए। तो व्हाट इज द आइडियल टाइम ट्रीटमेंट का जो यू फील के मतलब जिसमें बच्चा रिकवर कर सकता है? अच्छा, एवरी किड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर किड, तो उसके हम्म। लिहाज से हम क्या करते हैं, उसका गोल सेट करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से जब अगर नेक होल्डिंग नहीं है और सिटिंग नहीं है, हम्म। ठीक है, तो बड़ी इनिशियल स्टेज है ना, तो नेक होल्डिंग और सिटिंग पे आप अगर देखें तो 1 to 1.5 year लग जाता है। ठीक है, राइट। 1 to 2 माइलस्टोन अचीव करने के लिए 7 और 1.5 year तो कहीं नहीं गया। ठीक है, हम्म। एंड द मोमेंट आप नेक होल्डिंग और सिटिंग अचीव करते हो, वॉक वुड बी इजी। ठीक है, हम्म। मेरे पास इस साल में मैं आगे हम करते हैं कि जितने भी बच्चे वॉक की तरफ गए हैं, दे वर ऑल, मतलब कि सिटिंग भी उनकी अचीव थी और नेक होल्डिंग भी अचीव हो चुकी हुई थी लास्ट ठीक है। गियर में। ठीक है। ठीक है, अच्छा, और कोई वॉक आपके। उनको 1 year। ठीक है। ठीक है, कोई। तो इट ऑल डिपेंड्स, आई थिंक 2 year इज अ गुड टाइम टू गिव प्रोडक्टिव रिजल्ट। ठीक है। और मेरे ख्याल में इसमें अर्ली बेसिस पे अगर कंसल्ट कर लिया जाए और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दी जाए तो दैट वुड बी बेटर, रेदर देन कि आप 5-6 साल इंतजार करने के बाद फिर सोचेंगे नहीं अब बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं कर पा रहा है या व्हील चेयर पे है तो इसको जो है हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। सब पेरेंट्स से ये जरूर रिक्वेस्ट है कि बहुत अर्ली स्टेज पे जहाँ पे आपको फील हो रहा हो कि आपके बच्चे में कोई भी ऐसी चीज है जो कि लैक कर रही है या मतलब फिजिकली वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहा है या मेंटली वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा है, बहुत से बच्चे बोल नहीं पा रहे होते या बहुत से बच्चे जो है रिस्पॉन्सिव नहीं होते, कभी कभी इशारों पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते या किसी साउंड पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, तो इन दैट केस अर्ली बेसिस पे जो भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाला है, जो भी कंसल्टेंट है उसके पास जाना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती है तो मेरे ख्याल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसके पास हमेशा आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए भी लेके जा रहे होते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए भी आप लेके जाते हैं, बुखार हो जाता है तो भी लेके जाते हैं, उससे जाके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और किससे बात करनी है। बिल्कुल।
जी तो जी जी अच्छा, जी, ऐसे ही है। ये तो हो गया हमारा, अब हम टॉपिक से डाइवर्ट ही हो रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, इंटरनेशनली जो है, हमने पाकिस्तान के लिहाज से तो बात कर ली कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो सकता है। इंटरनेशनली कौन सी जो टेक्निक्स हैं यूज़ की जा रही हैं, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वो टेक्निक्स जो हैं यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या अगर होंगी तो कितने टाइम तक हो सकती है, मतलब इंटरनेशनल और पाकिस्तान के कंपैरिजन के लिहाज से थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दें कि मतलब विच आर द टेक्निक्स जो हमें पता चले कि इंटरनेशनली यूज़ हो रही हैं, और उनको आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पे भी ला सकते हैं और हो सकती हैं, या हो सकता है कोई थेरेपिस्ट हमारे बीच में ऐसे भी हो जैसे कर रहे हैं, जैसे आप स्पाइडर वेब वाला जो आपने वो बनाया हुआ है, वो मैंने देखा था, कैनेडियन एक सेटअप था, उसमें जो है वो उस सेंटर में स्पेसिफिकली वो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, और उन्होंने वो जो है स्टैंडिंग के लिए और उसके लिए शुरू किया था। तो मेरे दिल में सबसे पहली बात आपके सेंटर को देख के ये आई थी कि इफ़ यू आर डूइंग दिस, तो फिर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का और टेक्निक्स का भी ज़रूर पता होगा, और आप पढ़ती भी होंगी। तो उस हवाले से थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाए कि इंटरनेशनली क्या टेक्निक्स हैं, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। अपना इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का गोल ही ये होता है टू एलिमिनेट अनसाउंड और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो कि बिकॉज एविडेंस बेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले रिसर्च आ जाती है जिसके अंदर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, मेटा एनालिसिस हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं, पायलट स्टडीज हैं, एंड बहुत सी रिसर्चेज हैं जिनको देखते हुए जिन्होंने जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं बच्चों के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जिसके अंदर उन्होंने 33 बच्चे लिए हैं, तो 11 बच्चों को उन्होंने जो है वो आधे बच्चों को पीएनएफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो फैसिलिटेशन टेक्निक्स के साथ अप्लाई किया, और जो बाकी बच्चे हैं उनको ट्रेडिशनल थेरेपीज दी हैं जिसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाती हैं, मसाज आ जाता है, या क्या कहते हैं मोबिलाइजेशन आ जाती हैं, या इलेक्ट्रोथेरेपी आ जाती है। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो थे इन द एंड ऑफ दैट आरसीटी उसके ये थे कि पीएनएफ के साथ जो हमने बच्चे ट्रीट किए हैं उनके रिजल्ट्स मच बेटर हैं रादर देन द ट्रेडिशनल थेरेपीज जो हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ हमें काम करना चाहिए जिसके अंदर रिसर्च आ जाती है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज आ जाती है, पेशेंट प्रेफरेंस आ जाती है। इन तीनों के मिक्सचर के साथ हमें बहुत सी ऐसी नई टेक्निक्स हैं जो पता लग रही हैं इंटरनेशनली, एंड जिसके अंदर पीएनएफ आ जाती है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, बोबाथ अप्रोच है, और हम डिफरेंट बच्चों पे डिफरेंट अप्रोचेज अप्लाई होती हैं। ये नहीं कि हर बच्चे पे एक ही अप्रोच अप्लाई हो रही हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अप्रोचेज भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बोबाथ और पीएनएफ का मिक्सचर मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा बताती भी जाती हूँ कि हर जो टेक्निक है उसका मकसद क्या है। ठीक है, जैसे बोबात है तो वो इंकरेज करता है नॉर्मल पैटर्न्स को, फोकस करता है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को, पोजीशनिंग और पोस्चर पे वो ज्यादा ध्यान देता है, कंपनसेटरी एंड ट्रिकी मूवमेंट्स जो होते हैं बच्चों के उनको डिस्करेज करता है, और टोन पे ज्यादा ये फोकस करता है। इसके अगेंस्ट प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो फैसिलिटेशन की जो टेक्निक्स हैं वो पैटर्न्स ऑफ ब्रेन पे काम करती हैं, वो पोजीशनिंग पे काम करती हैं, वो स्टैटिक पोजीशनिंग पे नहीं डायनामिक पोजीशनिंग पे काम करती हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स जो नेचुरली हमारे ब्रेन में बने होते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ रोहान को आपने क्रॉस में चीजें पकड़ानी है, मिड लाइन को क्रॉस करना है, तो हमारे ब्रेन में कोई नेचुरली जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ब्रेन की भी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हमने उन पैटर्न्स को देखते हुए एक्टिविटीज करानी होती हैं वही बच्चों को। तो इसके अंदर वन ऑफ द थिंग इज कि आपने क्रॉस सारे हैं। इंटेंसिव फिजिकल थेरेपी होती है कि आपने 5 days in a week 4 to 5 hours पर डे थेरेपी करानी होती है बच्चे की फॉर 3 weeks in a month। 3 हफ्ते तक आपने 5 दिन 4 से 5 घंटे बच्चे की थेरेपी करानी है थेरेपी सेंटर में। उसके अंदर ब्रेक भी होती है, हमने पहले बच्चे को उसकी बेस नहीं होती है, उसके बाद इस लेवल तक लेके जाती हैं। लेकिन रिसर्चेज ये कहती हैं, मेटा एनालिसिस ये कहते हैं, केस रिव्यूज ये कहते हैं कि इंटेंसिव थेरेपी जिन बच्चों को दी गई है
और जिनको दूसरी थेरेपीज दी गई हैं डेली, लाइक नॉर्मली तो 20 आवर्स पर मंथ बच्चा थेरेपी लेता है ना, तो इंटेंसिव थेरेपी के अंदर 60 आवर्स हो जाते हैं, राइट। थ्राइस हो जाते हैं। तो वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, रिसर्चर्स ने ये कहा हुआ है कि जो इंटेंसिव थेरेपी वाले बच्चे हैं उन्होंने 6 मंथ्स के गोल 3 वीक्स में अचीव कर लिए हैं। तो ये हमें एविडेंस बेस से पता लगता है, ठीक है, कि इंटेंसिव थेरेपीज आर वे बेटर देन अदर थेरेपीज जो कि 20 सेशंस लेती हैं मंथ के, ठीक है, 5 सेशंस अ वीक पर सही आवर। तो इस तरह हमें इंटेंसिव थेरेपीज का पता लगा। इसके अलावा हमें क्या कहते हैं, डिफरेंट जो थेरेपीज हैं इसके अंदर आ जाती हैं, कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी है। ये कंस्ट्रेंट है, मतलब इसके अंदर रिस्ट्रेन कर देती हैं आप अनअफेक्टेड आर्म को। ये हेमीप्लेजिक्स के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं, या स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं जिन बच्चों का वन लिम्ब और वन हैंड अफेक्टेड होता है। तो रिस्ट्रेन कर देती हैं अनअफेक्टेड आर्म विद अ स्लिंग एंड रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कराते हैं फंक्शनल टास्क फ्रॉम द अफेक्टेड लिम्ब फॉर 7 hours in a day, ठीक है, 7 7 आवर्स hours इन और डे। 2 to 3, 7 घंटे बच्चे ने वो स्ट्रिंग लगा के रखना होता है। और मतलब जो उसका अफेक्टेड है वो उसने यूज करना होता है 7 आवर्स, ठीक है, ठीक है। और 2 to 3 वीक्स तक ये प्रोसीजर आपने कंटिन्यू करना होता है। इसकी भी रिसर्चर्स कहती हैं, इसके आरसीटीज हैं, इसके ऊपर केस सीरीज हैं कि ये जो कंस्ट्रेंट इंड्यूस थेरेपी हेमीप्लेजिक्स पे हुई भी है, और जो हेमीप्लेजिक्स ने नॉर्मल जैसे फंक्शनल प्रैक्टिसेस या पीएनएफ पैटर्न्स किए हैं, तो बेटर रिजल्ट्स हेमीप्लेजिक्स में कंस्ट्रेंट इंड्यूस थेरेपी के हैं। तो हम उन बच्चों पे हेमीप्लेजिक्स पे या समटाइम्स जो सिंगल लिम्ब इन्वॉल्वमेंट होता है या पैरालिसिस के होते हैं या ड्यूरिंग बर्थ दूसरी वीक में डिले होता है, तो हम उनको कंस्ट्रेंट इंड्यूस भी कराते हैं। कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं वन साइड को यूज करना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, ठीक है। राइट। तो ठीक है। ये कंस्ट्रेंट इंड्यूस अच्छा। मूवमेंट थेरेपी है। जी अच्छा, जी इसमें मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हम 7 आवर तो ऑब्वियसली हम किसी सेंटर में बच्चे को नहीं रख सकते या छोड़ सकते, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको मतलब फैसिलिटेट करके हम घर पे भी कर सकें? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, घर पे हम भेज देते हैं बच्चे को, ठीक है, वो मतलब स्कूल के साथ ठीक ऑब्जर्व है। करना होता है कि बच्चा ट्रिक ना कर जाए या ट्रिकी मूवमेंट्स ना अप्लाई कर ले। ठीक है, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन हो, किसी भी एडल्ट की ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है, गाइडेंस होना उस टाइम पे ज़रूरी है, लेकिन हम वो घर पे भी मतलब कर सकते हैं। लेकिन उसको मतलब सारा प्रिपेयर होने के लिए और नॉलेज के लिए तो हमें ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हम कहते हैं ना कि होम हेल्थ केयर जो है उस पर हम काम करते हैं एज अ पेरेंट भी। कुछ एक्सरसाइजेज आप लोग करवाते हैं, हमें सिखाते हैं, और फिर हम घर पे भी वो चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं। बट एज अ मदर व्हाट आई फील कि चलो हमारी गट फीलिंग तो होती है कि हमारा बच्चा यहाँ से ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है या इतना प्रोग्रेस कर गया है। अक्सर ऐसा होता है कि आप स्पेशलिस्ट के पास भी लेके जाते हैं, तो स्पेशलिस्ट भी असेस उसको आधे घंटे में, अगर उसको हिस्ट्री ना पता हो उसकी, तो आधे घंटे में वो उस बच्चे को उस तरह से असेस नहीं कर पाते जिस तरह से एक मदर या फादर कर रहे होते हैं। तो चलिए, वो एक गट फीलिंग तो होती है इंसान की कि हाँ मेरा बच्चा ये कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और उसके लिए बेसिक पॉइंट ये है कि जैसे आपने कहा कि सेशंस अगर मंथ में वीकली बेसिस पे अगर हम 5 सेशंस भी रख रहे हैं, तो वो एक तरह से गाइडेंस भी है, और बाकी जो 2 दिन बच जाते हैं वो भी आप घर पे कर सकते हैं, या मॉर्निंग में जिस टाइम पे आप नहीं लेके जा रहे हैं बच्चे को, उस टाइम भी वो एक्सरसाइजेज रिपीट हो सकती हैं। तो एक गाइडेंस का होना फॉर असेसमेंट के हाँ जी ये चीज़ प्रोग्रेस हो इसमें आ चुकी है प्रोग्रेस, या ये चीज़ जो है हमने अचीव कर ली है और ये चीज़ अचीव नहीं की है, उसमें भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि आपके पास सुमन कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, मतलब एक साल में कितनी सक्सेस स्टोरीज आपके पास आती हैं और जाती हैं, और मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज होंगी एक साल में? मतलब हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ना कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा भी होता है। हाँ, एक्चुअली दिस ईयर हैज बीन वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस बिकॉज इस साल हमने 4 बच्चों को जो है वो वॉक कराई है, ठीक है, वाह। 4
4 kids, हाँ, तो जिसके अंदर से एक हाशिर है, एक कासिम है, एक ज़करिया है, एक ज़ैना है, ठीक है? मैं इनके डायग्नोसिस, इनकी एजेस ये भी डिस्कस करना चाहूँगी ताकि जो पेरेंट्स सुन रहे हैं दे गेट मोटिवेटेड कि समटाइम्स ऐसा होता है बिकॉज़ व्हेन हाशिर जो है मेरे पास आया था तो नाउ ही इज़ लाइक 6 इयर्स ओल्ड। 6 इयर्स में उसने अचीव की है वॉकिंग, उससे पहले जो है लेकिन इसकी सिटिंग और स्टैंडिंग थी, ठीक है? मगर विद सपोर्ट। तो ओके, इसको 1 साल लगा है कि मुझे इसको वॉक पे लाने के लिए, पूरा 1 साल लगा। ये कोरोना हॉलिडेज से जो पहले वाला जो टाइम था वो उसने वॉक स्टार्ट कर दी। लेकिन जो 1 साल में उसके ऊपर काम हुआ है, उसके सिट टू स्टैंड पे, उसकी वॉक पे, उसकी ट्रेडमिल पे, उसके फियर्स पे, बच्चा जो है स्टैंड तो कर जाता है विद सपोर्ट बट उसका फियर को कोप अप करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इसका डायग्नोसिस था एकॉन्ड्रोप्लेजिया, सही। एंड नाउ कमिंग बैक टू कासिम, कासिम जो है ही इज जब ये मेरे पास आया था ही वाज लाइक 2 इयर्स ओल्ड। उस टाइम पे सिर्फ इसकी नेक होल्डिंग थी, ठीक है? उसकी सिटिंग अचीव नहीं थी, तो 1 ईयर में पूरा उसकी सिटिंग, उसकी पोजीशंस, उसकी क्वाड्रप, उसकी क्रॉल पे काम हुआ था, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर था, जो ये वाला अप्रैल 2 से लेके अभी तक जो टाइम था, ये इसकी वॉक पे काम हुआ था, ठीक है? वॉक के बाद वॉक मिड ऑफ अप्रैल में आ गई थी, लेकिन वो स्टेप अप करना, डिफरेंट सर्फेसिस पे चलना, रोड पे ना चलना, सिर्फ घर में ही चलना और एक ही जूती पहन के चलना या बम्प कर जाना या उसको स्पेशल अवेयरनेस पे काम करना, इन सब स्टेपिंग पे, स्टेपिंग डाउन पे, इन चीजों पे काम हो रहा था। तो इसका जो था वो डायग्नोसिस सीपी था और ये उसको एट्रोफी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स थी, एट्रोफी थी। एंड द अदर वन इज जकरिया। जकरिया जो है ये जब आया था मेरे पास तो ही कैन सिट बट ये पाँव जमीन पे नहीं लगाता था, बिल्कुल भी नहीं। कांट, ये टच ही नहीं, होने ही नहीं देता था। एक होता है ना वो जो स्टेपिंग रिफ्लेक्स था वो भी नहीं था इसका, ठीक है? और बस इसने पाँव उठा लेता था ऊपर। सो ये बच्चा ऐसा है जिसने सबसे जल्दी वॉक अचीव किया है। कुछ अल्लाह की भी होती है इसमें मर्जी के, हाँ इसने 3 मंथ्स के अंदर ही स्टार्ट वॉकिंग। आई डोंट नो इसमें मेरा कमाल क्या है, अल्लाह ताला की मर्जी थी मुझे लगता है। तो इसको लीकोडिस्ट्रोफी थी। So the other one is the fourth one is Zena। इसने अच्छा जकरिया की एज मैं बताती चलूं, he was 2 years old, 2 years old ठीक है? जब आपके पास आया था या जब उसने वॉक शुरू की? मेरे पास आया था, he was 2 years old and Zena is like 18 months old, 18 months old और उसका डायग्नोस हुआ था सेरेब्रल पाल्सी बट वो भी बैठ सकती थी, ठीक है? नेक होल्डिंग भी आ गई हुई थी ईयर्स में, 18 मंथ्स में। सो इसने जो है इसने 1.5 या 2 मंथ्स के अंदर शी स्टार्टेड वॉकिंग। ये सबसे अमेजिंग रिजल्ट था इसका, ज़ैना का। सो अभी ये 4 बच्चे चल पड़े हैं, ठीक है? ज़ैना एंड दे वोंट कम टू मी मोर ना, मतलब ये अब नहीं आती हैं, मतलब परफेक्टली दे आर वॉकिंग एंड रनिंग एंड उनकी मदर्स मुझे वीडियोस भेज रही होती हैं एंड दे गेट वेरी हैप्पी। तो अब जो बच्चे चलने के स्पर पे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना मुझे बहुत वो फील होता है कि अगर ये हॉलीडेज ना होते तो शायद ये चल रहे होते बच्चे। तो उसके अंदर रिया, इशाल, 2 और बच्चे थे जिन्होंने चलना था, लाइक 4 तो 4 बच्चे तो चल पड़े हुए हैं। दीज आर द किड्स जो के चल पड़े हैं, लेकिन 2 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इन्हीं डेज में चलना था। सो इशाल एंड रिया आर दोज। और अगले जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लाइक आफ्टर जो कोरोना पीरियड हम मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिसके अंदर सुमैया है, आलियान है, मोहम्मद है, इन पे हम काम करेंगे एंड ही विल डेफिनेटली दे विल वॉक। अच्छा, मैं अभी अपने आप को इस लिस्ट में काउंट नहीं करी क्योंकि मुझे आप ड्यूरेशन ऑलरेडी बता चुकी है कि मतलब हाँ पहले नेक होल्डिंग होगी उसके बाद फिर हम देखें। अच्छा, ये सब सुन के ना इतना अच्छा लगता है, मतलब लाइक स्पेशली उन बच्चों को देख के और ज्यादा हिम्मत मिलती है कि देखिए मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज बैरियर्स जो वो मतलब सोसाइटी से भी फेस कर रहे हैं, इमोशनली भी फेस कर रहे हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट। और उनको गाइडेंस एक प्रॉपर मिल जाए तो वो और भी अच्छी हो जाती है। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ और बाद में भी जो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं, साथ साथ आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। सुमन को ढूंढने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। सुमन वाज लाइक
जेम जिसको ढूंढने के लिए आपको एक ट्रेजर हंट पे जाना पड़ता है, और वो ट्रेजर हंट जो है ऐसे है कि मुख्तलिफ लोगों से पूछो। कुछ ग्रुप्स के लोगों ने मुझे किक आउट कर दिया इसी बात पे कि नहीं जी, हमारे मेंबर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। so, मेरे साथ ये सब कुछ भी हुआ। और हाँ, और एक मैं मदर्स को ये बात बताऊं कि बहुत सी जगहों पे आपको फील होता है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उस पूरे ड्यूरेशन में टॉर्चर करें, उस जगह पे बार-बार ले जाके और उसको तंग करें। मतलब अभी तक आपने जो बताई हैं कंडीशंस, उसमें मुझे कंजेनिटल डिजीज़ेज़ वाले जो बच्चे हैं या डिफेक्ट्स वाले बच्चे हैं, वो थोड़े कम नज़र आए, जिनके पास मतलब एक ऐसा जैसे रूहान का है कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, तो वो ऑलरेडी ऑपरेट भी हो चुका है और उसकी कंडीशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको हैंडल भी किया जाए और उसको सूट डाउन भी रखा जाए, काम रखा जाए। तो उस सिचुएशन में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे को कोई ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पाएँ जहाँ पे वो खुश हो पाए, खुश होके सीखने की कोशिश करें। हम लोग जो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर देते हैं ना बच्चों को, लाइक कि नहीं तुम्हें ये करना है, वो फ़ोर्स करना इज़ बेसिकली मेरे ख़्याल में वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि बच्चा वो दिल से नहीं करना चाह रहा होता, वो कर रहा होता है। तो इस चीज़ में ये चीज़ भी मैटर करती है ना, कहीं कहीं ना कहीं कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन भी हो और बच्चे की भी वो सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, मैं जिस हाथ में हूँ वो एक अच्छा इंसान है या मेरा दोस्त है। तो वो फ्रेंडशिप क्रिएट करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है सुमन को? मेरे ख्याल से बच्चे, हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट करती हूँ तो ये नहीं कि मैं पहले दिन थेरेपी कर देती हूँ। आपको बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पे, उसके सेरेब्रल लेवल पे आना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है। उसको अगर मैं बताऊंगी ना कि आई एम डॉक्टर या मैं थेरेपिस्ट हूँ, वो भाग जाएगा। उसके साथ मैंने उसकी फ्रेंड बन के या इधर उसकी खाला बन के या कोई उसके लेवल पे आना पड़ता है, ठीक है। उसको जो पसंद है, मैंने सारी चीजों में से उसको प्लेफुल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। पैटर्न्स तो मुझे पता है ना कि पीएनएफ के मसल टोन कैसे मैंने बेटर करनी है, और वही अगर टॉय में उसको उस एंगल से पकड़ा दूं, या मुझे पता है कि वो मेरी एक्टिविटी भी हो रही है और उसकी गेम भी हो रही है, तो ये बच्चे के लिए प्लेफुल एक्टिविटी और प्लेफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद ही आप मेन चीजों पे आओगे और माइलस्टोन्स पे बात करोगे। तो आई थिंक 1 मंथ तो कहीं नहीं गया। समटाइम्स पेरेंट्स इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये तो खेल रही हैं, या ये मतलब थेरेपी कब शुरू होगी। तो थेरेपी शुरू ही तब होती है जब दोस्ती हो जाए, उससे पहले तो थेरेपी नहीं हो सकती, वरना तो बच्चा रोने लग जाएगा, कुछ थेरेपी का इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो प्लेफुल एक्टिविटी, थेरेपीज को प्लेफुल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना ही एक चीज होती है बच्चे के लेवल पे आने के लिए। ठीक है, मतलब इसी मैसेज के साथ हम इस सेशन को भी एंड करते हैं कि एक तो लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इंसान को ज़रूरी है कि शो ना करे कि वो थेरेपिस्ट है, और पेरेंट भी ये चीज़ बच्चे के सामने ना लेकर आए कि मतलब हम थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, हम खेलने वाली जगह पे लेके जा रहे हैं, या हम वहाँ पर जाके खेलेंगे और हम इंजॉय करेंगे, हमारा एक फैमिली टाइम होगा, हम नए फ्रेंड्स बनाएंगे। मतलब इस तरह की जो बातें हैं जो बच्चे समझ पाते हैं, उनको समझाना ज़्यादा आसान होता है। फिर जो नहीं समझ पाते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस को रीड कर पाते हैं। यूजली ऐसा होता है कि हम मार्केट्स में जब जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं, किसी भी बच्चे को देखते हैं जो कि स्पेशल नीड्स में से एक है, तो हम ऑड रिएक्शन देते हैं कि मतलब हाय बेचारा, या ये वाला एस्पेक्ट है ना, ये गलत है। जैसे आप नॉर्मल बच्चे से मिलते हैं, हेलो हाउ आर यू, मतलब लाइक नॉर्मल बिहेव करना इज मच बेटर देन वो ऑड बिहेव करना या वियर्ड बिहेव करना। तो इसी तरह एक थेरेपिस्ट के लिए भी बेस्ट आपकी तरफ से ये सजेशन है कि एक एटमॉस्फेयर फ्रेंडली सा बनाएं, और पेरेंट जो हैं वो थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं कि बच्चा खुश होगा, इमोशनली वो अटैच होगा तो उसमें प्रोग्रेस आएगी। अगर वो इमोशनली अटैच नहीं होगा तो उसमें प्रोग्रेस जो होगी वो टेम्पररी प्रोग्रेस होगी, और वो उसके बाद वो चीज़ें करना छोड़ देगा। जहाँ पे उसको लगेगा ना कि हाँ यहाँ पे मैं तंग आ रहा हूँ, वहाँ पे वो चीज़ें करना छोड़ देगा। तो
हाय, आज मैं देख रही हूँ अपने बच्चों को. सो यू वांट टू सी मायरा? कम हियर, कम हियर, हियर्स योर फ्रेंड. Oh, what देखें? Here's Myra. Hello, Myra. Okay. So, बच्चे भी जो है thank ना you बस so थोड़ा much. खेलना चाहते हैं, they want to play. Same here. हाँ, मैं भी आपको छोड़ती हूँ. अब मेरे बच्चे भी थोड़े से वो हो रहे हैं कि मेरे I साथ know. खेले, तो और आपके बच्चे भी हो रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम किसी और हवाले से भी बात करेंगे. वैसे मेरे माइंड में तो बहुत सी चीजें आ रही थी, कुछ रिसर्च आपकी वजह I से भी know पढ़ना there शुरू are कर lot दिया. of evidence based practices जिनके बारे में हमने बात नहीं की, जिसमें स्पाइडर थेरेपी है, यूनिवर्सल एक्सरसाइज थेरेपी है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, हम उनके बारे में बात नहीं कर सके. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थेरेपीज जिनके बारे में हम डिस्कशन मजीद आगे भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम इसी तरह, जब तक आप मुझे टाइम देती रहेंगी, हम इन सेशंस को करेंगे, ताकि वो बहुत से पेरेंट्स जो मैसेजेस आपको भी कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, उनको पता चले कि हाँ मतलब दीज आर द स्टोरीज, और साथ में ये टेक्निक्स भी हैं और ये सब कुछ भी है. तो जब बाकी सब बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं उनमें भी वो प्रोग्रेस आएगा जरूर इंशाल्लाह. थैंक यू सुमन. आपका पेज जो है वो प्लीज आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा. मैं अभी थोड़ी देर में उसको फ्लैश कर दूंगी, ताकि जो लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, वो एबिलिटी प्लस के तवसुल से आपसे बात कर पाएं. और मुझे लगता है इन सेशंस के बाद आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आने वाले हैं. आप मुझे बिल्कुल टाइम देने वाली नहीं है. नहीं नहीं, अपनी अपनी दुनिया है. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं तो रात के 1 बजे भी आ जाती हूँ. आपको पता है ना, मेरा तो दिन रात एक ही है. आप देखें आप कहाँ एडजस्ट कर पाएगी हम सबको. बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे. और आपने जो सक्सेस स्टोरीज बताई हैं, उनको सुनने के बाद एक अंदर वो कहते हैं ना कि रूह जाग उठी है बहुत से पेरेंट की, कि हाँ जी अब हम भी देख सकते हैं अपने बच्चे को. और खुश रहिए. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. पेज जरूर यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पे फ्लैश कर दूंगी. थैंक यू. ओके, अल्लाह थैंक यू. हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी हाँ, सुमन. सुमन मैं कहती हूँ. सुमन मैं उनकी स्पेलिंग के लिहाज से, क्योंकि मैं उनसे सोशल मीडिया पे मिली थी, तो मैं उनको सुमन ही कहती हूँ. तो लास्ट उनके सेशन में उनकी फ्रेंड्स कह रही थी कि सुमन सीम्स टू बी डिफरेंट. तो मैंने सुमन से पूछा, मैंने आपका नाम गलत लिया है? तो शी टोल्ड मी कि वैसे मुझे समन कहते हैं सब, लेकिन मेरे स्पेलिंग जो है वो मैंने ये यूज किए हुए हैं, तो मुझे तो सुमन ही कहना अच्छा लगता है. मैं तो सुमन ही कहूंगी. अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हुए थे. उनके कमेंट्स को शामिल करते हैं और फिर इसके हवाले से मजीद बात करेंगे. वेरी गुड टू हियर अबाउट दोज हु स्टार्ट वॉकिंग एंड रनिंग. माशाल्लाह, नो डाउट. अल्लाह ताला सबके बच्चों को तौफीक दे कि वो सही से अच्छी तरीके से चल फिर सकें, और अपनी लाइफ पैटर्न को उसी तरह कर सकें जिस तरह बाकी सबका है. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमन बट. रफ़ीक अमान ने कहा, आपने आदाब भी कहा, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा हमारे साथ कौन है? अरसलान ताहिर बट, आपने कहा माशाल्लाह. और माशाल्लाह कीप इट अप. औरंगजेब बट है. मैं मैसेजेस ज़रा देख रही हूँ, मैसेजेस के बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से मजीद. औरंगजेब बट हैं, उन्होंने कहा माशाल्लाह गुड प्रोग्रेस, appreciate your dedication for these children. Amar Bhatt, thank you so much. और शहजादा औरंगजेब कह रहे हैं माशाल्लाह गुड सेशन. थैंक यू सो मच. खुश रहिए आप भी. और शबीर अवान, आपके मैसेजेस पहले फ्लैश हो चुके हैं. थैंक यू सो मच. आपने कहा था कि also there is different level of psychology as well, and also there is difference in their growth and development. No doubt किसी दिन किसी साइकोलॉजिस्ट से भी हम बात जरूर करेंगे. मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन दे आर बिजी राइट नाउ, क्योंकि कोविड की वजह से भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज हुए हैं. इस पूरी सिचुएशन में जो फ्रस्ट्रेशन और वो सब कुछ क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, और कुछ की ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी. अच्छा जी, एक और कौन है? असगर बलोच, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरे एक बहुत ही प्यारे से भाई ने मैसेज किया था, उनका मुझे मैसेज यहाँ कहीं नज़र आया था और वो फ्लैश भी हो गया था, लेकिन मैं देख नहीं पाई थी. उन्होंने क्या लिखा है? हाय डॉक्टर महविश. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट महविश. आगा भाई सैयद मतलब आगा हैं, ये हमारे अफगानिस्तान से एक बहुत ही प्यारे से भाई हैं.
रोहान के टाइम पे इन्होंने बहुत साथ दिया था मेरा, और उस हवाले से भी याद है। किसी ज़माने में हम क्लास फेलो भी रह चुके हैं, इसलिए भी याद है। डॉक्टर सुमन, गुड एफर्ट्स, कीप इट अप एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 वेयर एवरीवन इज लॉक्ड डाउन एट होम। थैंक यू सो मच। यही हमारी कोशिश है। मैंने वी लॉगिंग का काफ़ी अरसे से शुरू किया हुआ था और सोचा भी हुआ था, बट मैं आ नहीं रही थी इस तरफ, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता, वैसे लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक घंटा बैठ के हमें देखें या 10-10 मिनट हमें देखें कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन ने थोड़ा सा हमें भी हिम्मत दी है कि हम सोचते हैं कि चलें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले, और वो भी क्योंकि माई फील्ड इज़ बिट रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट से ज़्यादा आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड इंफोटेनमेंट। और उसमें मेरे रेडियो शोज़ जो सुनते हैं उनको अंदाज़ा है कि मेरा प्योरली एंटरटेनमेंट बेस्ड शो नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज भी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये सब कुछ ना कर रहे हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है ऐसी जॉब का। वेरी गुड टू हियर अबाउट दोज हु स्टार्ट वॉकिंग एंड रनिंग। माशाल्लाह, ये दोबारा फ्लैश हो गया है। मलिक अब्दुल रज़ाक हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह क्यूट मैडम, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? अभी तक आप दुनिया में हैं और आपके उस पर भी नज़र आ रहा है। खुश रहिए, सलामत रहिए। आपकी रिपोर्टिंग और रिपोर्ट्स हम अक्सर देखते रहते हैं अब्दुल रज़ाक, और इसी तरह प्रोग्रेस करते रहिए और लोगों तक सही और अच्छी खबर पहुंचाते रहिए। सुमन ने यहाँ पे हमें फ्लैश कर दिया है अपने पेज का एड्रेस, तो वो आप लोग देख लीजिए। ये वीडियोस जितनी भी हैं, इन वीडियोस को मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे भी। आप लोग यूट्यूब पे डीजे महविश मुख्तार के नाम से जो चैनल है सॉरी, उसको सब्सक्राइब करिएगा। DJ स्पेस MEHWISH स्पेस MUKHTAR, महविश मुख्तार। इसके नाम से जो पेज है फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे और वीडियोस भी अपलोड होंगी, और एंटरटेनमेंट कम है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। कोशिश हमारी यही है। खुश रहिए, और इस पूरी सिचुएशन में दोबारा मैं कहूँगी कि बहुत से लोग इस सिचुएशन को बहुत लाइट ले रहे हैं। प्लीज़ इस सिचुएशन को लाइट मत लीजिए, एहतियात करिए, क्योंकि एहतियात लाजिम है। बाकी बात दुरुस्त है जो भी ये कह रहे हैं कि जी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मौत बरहक है, हर इंसान को आनी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें कह दिया जाए कि जी आप बस घर से निकलने पे कुछ नहीं होगा, और आप घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाके खड़े हो जाते हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है और आप कह रहे हैं ट्रक के आने से कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। एहतियात करेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी और ज़िंदगी बरकरार रहेगी। अपनों का बहुत ख्याल रखिए, अपने लिए ना सही अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कोई बाहर से विजिटर आता है, कोई काम करने वाला आता है, उसके बाद अपने घर को ज़रूर डिसइंफेक्ट करिए और अपनी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करिए। ग्रॉसरी लाते हैं उसको ज़रूर डिसइंफेक्ट करिए। जितनी ज़्यादा एहतियात होगी उतना ही हम इस सारी सिचुएशन से बच सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। और आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करूँगी, ज़िया खान हैं, क्वेटा ऑनलाइन के ऑनर हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, उनके बारे में हमें पता चला है कि जनाब उनको भी कोरोना हो गया है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में करते रहे हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों में राशन बांटते रहे हैं, चीज़ें बांटते रहे हैं, लोगों के पास जाते रहे हैं, उनकी मदद करते रहे हैं। तो उनके लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएँ और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और उन जैसे हर उस इंसान को जो इंसानियत के लिए खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से। और पेज ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पेज को लाइक ज़रूर करिएगा।